Alright, class 10. Now we move on to the lecture 4 of the rise of nationalism in Europe. As you know that we have understand about the nationalism, we have understand about the Europe past. Now we see that what happened actually in Europe. Okay, so we start with the Germany, Italy, and Switzerland. Okay, the making of nationalism in Europe. Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdom, duchies, and cantons, whose ruler had their autonomous territories. तो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड ये जो देश थे ये डिवाइडेड थे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, जिन्हें आप किंगडम कह लो, डचीज कह लो, कैंटन्स कह लो। ओके, जिसके हर हिस्से का अपना एक अलग रूलर होता था। आज आपको ये एक देश दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक देश नहीं रहे, इनके डिवीजन थे और डिवीजन के अकॉर्डिंग ही इनके यहाँ पर रूलर रहे हैं। They did not see themselves as the sharing a collective identity or a common culture। और ये कोई आइडेंटिटी या किसी भी कल्चर को शेयर नहीं करते थे। इसका मतलब ये है कि हर डिवीजन का अपना अलग कल्चर था, अपनी अलग आइडेंटिटी थी। द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल करता था। In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half of the spoke a variety of dialects. हंगरी का जो हिस्सा था उसमें आधे लोग मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे और आधी जो जनता थी, आधी जो पॉपुलेशन थी वो दूसरी बोलियां बोलते थे। तो आपने देखा कैसे यहाँ पर इन देशों में आज के टाइम पे जो दिखाई दे रहा है उसको पुराने टाइम से अगर हम मैच करेंगे तो बहुत फर्क दिखाई देगा। बोलियां अलग हैं, कल्चर अलग है। तो इस तरह से देशों का इतिहास रहा है यूरोप में। Besides these three dominant groups, there also lived with the boundaries of the empire। इसके अलावा यहाँ पे थ्री डोमिनेंट ग्रुप और रहे हैं जिन्होंने रूल किया है ऑल ओवर द यूरोप के विभिन्न देशों में। ओके, द ओनली टाइप बाइंडिंग these diverse group together was a common allegiance to the emperor। और ये जो डिफरेंट रिलीजन थे यहाँ पर, जितने भी डिवीजन थे देशों के, जितने भी देशों के भाग थे, उन सभी को सिर्फ एक चीज बांध के रखती थी, वो था उनका राजा, एम्परर। उनकी बोली अलग थी, उनके धर्म अलग थे, लेकिन वो किस बात में एक माने जाते थे, जब राजा की बात आ जाती थी। तो राजा जो रूल करता था उन पर, सिर्फ वही एक ऐसी चीज थी जो सभी पॉपुलेशन जो थी सभी को एक साथ बांध के रखता था। अदरवाइज दे ऑल वर डिफरेंट टू ईच अदर। The aristocracy and the new middle class। Now we talk about the aristocracy और एक नई मिडिल क्लास जो अभी उभर कर सामने आ रही थी। आपने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि वो मिडिल क्लास जो पढ़ी लिखी थी, जिसने पैसा कमाया था, अब वो मिडिल क्लास जागरूक थी, जागी हुई थी, एजुकेटेड थी, अवेयर थी अपने अच्छे बुरे को लेकर। तो ये मिडिल क्लास और एरिस्टोक्रेसी जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, नोबेलिटी, तो नोबेलिटी जो आपने देखा था कि स्पेशल राइट्स थे, टैक्स पे नहीं करना था, इनकी लाइफ अलग थी। और ये मिडिल क्लास जो बनकर सामने आ रहा था, सबसे बड़ा ग्रुप बनकर सामने आ रहा था, इसकी लाइफ अलग थी। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent। सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, आप हिंदी में अगर समझे भारत को लेकर तो जमींदार, ये जो जमींदार थे ये एक अपने आप में डोमिनेंट क्लास थी यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ एंड दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। और जो इसके मेंबर्स थे, नोबिलिटी क्लास के जितने भी मेंबर थे, उनका सभी का जीवन जीने का तरीका एक जैसा होता था। वो चाहे डिफरेंट रीजन्स पे रहते हो, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल जो थी वो पूरी एक जैसी रही है। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज विद मैरिजेस। और उनके रिश्ते जो होते थे वो शादियों के थ्रू होते थे। जितने भी नोबल फैमिलीज थी वो अपने ही उसमें शादी करते थे।
तो इस तरह से ये अपने कल्चर को, अपने जो डोमिनेंट क्लास थी इनका जो रुतबा था उसको बचा के रखे हुए थे। This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. तो ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी स्मॉल थी ग्रुप में। आपने देखा था जो नंबर ऑफ पीपल थे फ्रांस में वो पीजेंट ज्यादा थे, फिर मिडिल क्लास थे, नोबल और क्लर्गी जो थे वो बहुत कम थे। Their growth of town and emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. अब बात करते हैं कमर्शियल क्लासेस की जो प्रोडक्शन पर बेस्ड थे, यानी मिडिल क्लास। Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and the part of the German state it occurred only during 19th century. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो इंग्लैंड में शुरू हो चुका था सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, लेकिन फ्रांस और जर्मनी तक आते आते ये 19th सेंचुरी के मिड तक स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर पैसा लेट आया और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं लोगों में जो मिडिल क्लास था ये बाद में उभर कर सामने आया, क्योंकि ज्यादातर पैसा कमाने वाले मिडिल क्लास के लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही पैसा कमाने वाले थे। In its wake, new social group came into being, a working class population. Admitted classes made up of industrialists, businessmen, professionals. और इसी चीज को लेकर 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलाइज रेवोल्यूशन आई, नया सोशल ग्रुप बनकर सामने आया जिसमें वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, मिडिल क्लास थी, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल आते हैं। तो ये दो ग्रुप यहाँ पे सामने आए, एक तो था मालिकों का ग्रुप और एक था मजदूरों का ग्रुप। It was among the educated liberal middle class that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. और इस एजुकेटेड क्लास के कारण ही आज़ादी के जो विचार हैं, जो देशभक्ति की भावना है या राजाओं के खिलाफ जो गुस्सा था वो अच्छी तरह से पूरे देश में फैल पाया, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड थे, ये लोग लिबरल सोच रखते थे और देश को यूनाइट करना चाहते थे और अरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेजेस को हटाना चाहते थे। What did liberal nationalism stand for? अब आपने देखा कि एक नया क्लास उभरकर सामने आ रहा था जो किसी भी विशेष अधिकारों के खिलाफ था, जो किसी भी बर्थ पे जो बेस्ड है, पोस्ट नोबिलिटी हो, चाहे क्लर्गी हो, चाहे कोई रॉयलिटी हो, उसके खिलाफ था, और जो एक ऐसे देश को बनाने में विश्वास रखता था जो देश आज़ाद ख्यालों का हो, जहाँ पे डेमोक्रेसी हो और जहाँ पे पूरी तरह से नेचुरल जो राइट्स दिए जाते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। In early 19th century, Europe were closely allied to the ideology of liberalism. ये कह रहा है कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही जो यूरोप था वहां पर लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म की विचारधारा आई। The term liberalism derived from the Latin root liber means free. Liberalism Latin word liber से निकला है जिसका मतलब होता है फ्री, लिबर्टी जो भी इसी से निकला है। Liberalism stood for freedom for the individual and equality for all before the law. और लिबरलिज्म का मतलब यहाँ पे क्या है? कानून के समक्ष सभी की समानता। It emphasized the concept of government by consent. और ये सरकार आपसी वोटिंग या आपसी सहमति से बने, इस बात में विश्वास रखता है। अब तक सरकार क्या थी? एक राजा, कोई एरिस्टोक्रेट, लेकिन ये चाहते थे कि सरकार किससे बने? आम जनता की भागीदारी से। लिबरलिज्म ऑल्सो मेंट द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। और लिबरलिज्म का एक मतलब और था कि ऑटोक्रेसी का दी एंड कर दिया जाए और जो विशेष अधिकार मिले हैं उनको भी खत्म कर दिया जाए। It met the need of a constitution and representative government. और इसने एक ऐसी सरकार के लिए जरूरत पर जोर दिया जो सरकार हम आज देखते हैं। पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी की फॉर्म हम देखते हैं कौन सी हम देखते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर इसने जोर दिया।
Inviolability of private property was also emphasized by the 19th century liberal. और इन liberals ने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी किसी तरह का कोई कब्जा ना हो, किसी भी तरह का कोई इससे छीना झपटी ना हो। जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जनता के पास है उससे किसी को भी ना लेने दिया जाए, किसी को भी ना छीनने दिया जाए। तो ये लिबरलिज्म आपने देखा क्या सोच रखता था। एक सोच रखता था कि भाई सरकार जनता बनाएगी, दूसरा स्पेशल राइट्स फिनिश कर दिए जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा और प्राइवेट प्रॉपर्टी की सेफ्टी इन्होंने डिमांड की। तो ये थे लिबरल। बेड़ियों से आजादी। सफ्रेज। तो सफ्रेज का मतलब होता है वोटिंग, राइट्स फॉर वोटिंग। यूनिवर्सल सफ्रेज was yet to become a reality in France. जो यूनिवर्सल सफ्रेज था मतलब सभी के लिए वोटिंग का अधिकार, वो अभी भी फ्रांस में रियलिटी से दूर था। अभी भी एक सपना था कि फ्रांस में सभी को वोटिंग राइट मिले। During the earlier period of revolution, only property owning man had the right to vote. आपने देखा था उन्हीं को राइट्स दिया गया था जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी। फ्रांस रेवोल्यूशन में आपने देखा था जो 25 साल की एज के थे और जिनके पास 3 वेजेस के बराबर टैक्स पे करने की हैसियत थी वही यहाँ पर वोटिंग कर सकते थे। For a brief period during the Jacobin, all adult men got right to vote. इट वॉज अंडर द जैकोबिन मैक्सिमिलियन रोबस्पियर। उसने कहा था कि सभी जो मेल हैं उनको वोटिंग राइट दिया जाए, प्रॉपर्टी हो उनके पास चाहे ना हो। बट नेपोलियन कोड रिवर्टेड टू द अर्लियर सिस्टम ऑफ लिमिटेड सफ्रेज। लेकिन जब नेपोलियन को रूल आया, मैक्सिमिलियन रोबस्पियर को हटा दिया गया, आपने देखा था। फिर डायरेक्टरी आई थी, डायरेक्टरी को हटाकर नेपोलियन एम्परर बना था और उसने यहाँ पर जो वोटिंग राइट है वो दोबारा पहले जैसा कर दिया। मतलब जो नॉन प्रॉपर्टीड थे उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन नेपोलियन विमेन वर अकॉर्डेड स्टेटस ऑफ माइनर। और नेपोलियन के राज में औरतों को भी क्या माना गया, माइनर। माइनर मतलब जो डिपेंड हो अपने फादर पे या अपने हस्बैंड पे, जो आजाद ना हो। द स्ट्रगल फॉर वोटिंग for women and non-propertied men continued throughout the 19th and early 20th century। और ये जो लड़ाई है राइट टू वोट की औरतों के लिए और नॉन प्रॉपर्टीड मैन के लिए, ये 19th सेंचुरी की शुरुआत तक चलती रही। विमेन के इसमें और बुरा हाल रहा। जो विमेन की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश रहा जिसने सबसे पहले राइट टू वोट विमेन को दिया। इसके बाद यहां पर बात करें तो कनाडा में 1917 में राइट टू वोट मिला। ब्रिटेन जर्मनी 1918 में औरतों को वोटिंग अधिकार दिए गए। ऑस्ट्रिया नीदरलैंड में 1919 में राइट टू वोट विमेन को दिया गया। यूनाइटेड स्टेट में 1920 को राइट टू वोट विमेन को मिला। और फ्रांस जहां पर क्रांति की शुरुआत हुई थी वो इस मामले में सबसे पिछड़ गया, जहां पर फाइनली विमेन को राइट टू वोट मिला 1944 को। उसके बाद स्विट्जरलैंड 1971 और सऊदी अरेबिया सबसे लास्ट में है 2014 तक। अभी 2015 में सऊदी अरेबिया ने राइट टू वोट विमेन को दिया है। लिबरलाइजेशन इन इकोनॉमिक स्फीयर। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। अब तक आपने देखा कि आज़ादी का मतलब क्या था सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में, कि आप सरकार अपने वोटिंग शेयर से बनाए, किसी को स्पेशल राइट ना मिले, किसी का ऑटोक्रेटिक रूल ना हो। तो यहाँ पर इकोनॉमिक स्फीयर में क्या बात की गई। इकोनॉमिक स्फीयर में यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे काफ़ी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी यूरोप में।
जैसे आपने देखा था कि हर देश डिवीजन में बटा हुआ था, सबकी अपनी अलग एक दुनिया थी, तो उसको लेकर भी इकोनॉमिक काफी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती रहती थी, और जिसको बिजनेस क्लास पसंद नहीं करता था, या ये न्यू मिडिल क्लास था, ये इसको पसंद नहीं करता था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाज अनदर हॉलमार्क ऑफ द नेपोलियन कोड, और नेपोलियन के टाइम का इकोनॉमिक जो था उसका लिबरलाइजेशन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। नेपोलियन ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया था, काफी इंप्रूव किया था इकोनॉमी को। There were 39 states in this region which were further divided into many principalities. Each principality had its own currency and its own units of measurement. एग्जाम्पल के तौर पे क्या प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक रीजन जो था वो 39 हिस्सों में डिवाइड था जर्मनी में, और 39 स्टेट थे एक देश के अंदर, और सभी के अंदर अपनी अलग करेंसी थी और अपना अलग नाप तोल का तरीका था। अब आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में आप जाओगे तो अलग पैसा लगेगा, यूपी में जाओगे अलग पैसा लगेगा, दिल्ली में 1 किलो में अलग ग्राम है, यूपी में 1 किलो में अलग ग्राम है, तो ये कंफ्यूजन रहेगी काफी, स्पेशली फॉर द बिजनेसमैन, फॉर ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं। तो ऐसा ही था वहां पर, 39 स्टेट्स की अपनी करेंसी, अपना मेजरमेंट था। If a merchant traveled from Hamburg to Nuremberg, he had to pass through 11 custom barrier and pay a custom duty to about 5% at each barrier. और अगर किसी मर्चेंट ट्रैवलर को हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग तक जाना पड़ता था, तो हैम्बर्ग कहां पर है, यहां पर है हैम्बर्ग, और यहां से अगर उसको जाना पड़ता था न्यूरमबर्ग तक, ये न्यूरमबर्ग है यहाँ पे, तो अगर उसको हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग तक जाना पड़ता था तो उसको 11 टेरिटरीज क्रॉस करनी पड़ती थी, और हर टेरिटरीज को टैक्स पे करना पड़ता था। तो टैक्स कितना होता था, 5%। तो अब आप सोच सकते हो कि कोई चीज जो हैम्बर्ग से निकलेगी, कोई चीज अगर हैम्बर्ग से निकलेगी 100 रुपए की, तो वो न्यूरमबर्ग तक पहुंचते पहुंचते कितने की हो चुकी होगी, टैक्स लगा के 155 रुपए की। और फिर ये किस पर वजन पड़ेगा, जो उसको खरीदेगा। तो यहाँ पर जो ट्रेडर है उसकी सेल गिर जाएगी, और जो खरीदार होगा, जो ग्राहक होगा, उसके लिए महंगा होगा। तो ये प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी इस बैरियर की। कस्टम ड्यूटी हैड टू बी पेड अकॉर्डिंग टू वेट एंड मेजर्स। कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स जो था वो नाप और वजन के हिसाब से पे किया जाता था। वाइड डिफरेंस इन यूनिट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट क्रिएटेड फर्दर कंफ्यूजन। और फिर ये जो स्टेट के डिवीजन थे सबका अलग अलग मेजरमेंट था, तो कहीं पे नाप तोल कुछ था तो कहीं पे वो नाप तोल कुछ हो जाता था, तो ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता था कि कितना टैक्स लिया जाए। The conditions were not at all business friendly and serve as obstacle to economic activities. तो ये सारी सिचुएशन बिजनेस के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक थी, बिजनेसेस को काफी वीक कर रही थी, और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज वीक हो रही थी। द न्यू कमर्शियल क्लास वॉज डिमांडिंग एन यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, और जो कमर्शियल क्लास था वो अब एक नई इकोनॉमिक टेरिटरी का डिमांड कर रहा था। जैसे भारत में आपने देखा है जीएसटी को लागू किया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका फायदा यही है कि ये जो झंझट है टैक्सेस का, ये इजी हो जाए। तो यहाँ पर भी सेम डिमांड की गई कि भाई सभी टेरिटरीज को एक जैसा कर दिया जाए। In 1834, a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Persia and German states. तो 1834 में फाइनली इन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली, अपना एक ग्रुप बना लिया जिसे जोलब्रेन कहा गया, जिसमें पर्शिया और जर्मन ने शुरुआत की थी। तो जर्मनी में आपने देखा 39 स्टेट्स थे, तो ये काफी कंफ्यूजन थी जर्मनी के लिए, तो उसने इस चीज की शुरुआत की। टैरिफ बैरियर वर abolished and the number of currencies were reduced from 30 to 2। जो टैक्सेस के बैरियर थे, आपने देखा था कि 11 जगह पर अगर उसको जाना है तो 11 बार टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये सिस्टम हटा दिया गया। और जो करेंसी थी, हर एक की अलग करेंसी थी, वो करेंसी भी अब 2 रह गई थी सिर्फ। अब उसको हर बार अलग अलग करेंसी नहीं खरीदनी पड़ेगी, अब 2 करेंसीज यहाँ पे सिर्फ कर दी गई थी यूरोप के लिए, जो ट्रेडिंग के लिए जरूरी थी। आप इन 2 करेंसीज में ट्रेड कर सकते थे।
डेवलपमेंट ऑफ रेलवे नेटवर्क फर्दर एनहांस मोबिलिटी, और उसके बाद आया रेलवे जिसने बिजनेसेस को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो एक तो बिजनेस यहाँ से बढ़े कि यहाँ पे करेंसी कम हुई, यहाँ पे टैक्सेस हट गए, तो बिजनेसेस को काफी फायदा मिला। And this created some sort of economic nationalism which helped in the strengthening the national sentiment which were growing at the time. और इस इकोनॉमिक स्ट्रॉन्गनेस ने आज़ादी की भावना को डेवलप किया। अब आप सोचेंगे आज़ादी की भावना इकोनॉमी से क्या रिलेट करती है, तो ये वैसा ही है जैसा अगर आपके पास खाना है तो आप अगली चीज सोचोगे, अगर आपके पास खाना नहीं है तो सबसे पहली चीज क्या होगी, आप अपने खाने के लिए लड़ोगे। तो अगर आपका पेट भरा है तब देश के लिए आप लड़ोगे। तो अगर आपकी जेब में पैसा है तो नेशनलिज्म यानी देशभक्ति आपके अंदर बाद में आएगी। तो यहाँ पर पैसा था क्योंकि देशभक्ति या देश के लिए लड़ने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट थी, और ये पैसा अब अवेलेबल था थ्रू द ट्रेडिंग। अब बिजनेसमैन के पास पैसा था, अब उनके पास नॉलेज थी, एजुकेशन थी, तो पैसा होने के साथ ही इंसान क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो इस तरह से ये जो मिडिल क्लास थी ये पावरफुल बनी पैसे के दम पे, और फिर इसने अपनी आजादी की मांग की। कौन सी आजादी, राजनीतिक आजादी, सामाजिक आजादी। इकोनॉमी का रोल बहुत बड़ा होता है इंसान के जीवन में। अगर इकोनॉमी अच्छी है तो वो इंसान डेवलप आपको दिखाई देगा, वो फिर अच्छी पढ़ाई भी पढ़ेगा, उसकी हेल्थ भी आपको अच्छी दिखाई देगी, वो अच्छा खाना भी खाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इकोनॉमी किसी भी इंसान की लाइफ में। So this is the end of lecture 4. Stay tuned for the next. Make your notes and revise them well. Okay. Thank you.